नमस्कार। क्या देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इस समय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के पॉलिटिकल एजेंडा के सामने नतमस्तक दिखाई दे रही हैं? क्या देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मजबूर हैं इस समय क्षेत्रीय पार्टियों के पॉलिटिकल एजेंडा को अपनाने के लिए? क्या देश की राजनीतिक दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के सामने और कोई ऐसा नैरेटिव, ऐसा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है जिसके दम पर वे क्षेत्रीय पार्टियों के पॉलिटिकल एजेंडा को काउंटर कर सकें? कमोबेश कांग्रेस के मामले में तो यही दिखाई दे रहा है और बीजेपी ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। जाति जनगणना का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसको लेके कि देश के लगभग सभी गैर बीजेपी पार्टियां एक स्वर से उसका समर्थन कर रही हैं और आने वाले चुनाव में चाहे 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो या उसके बाद लोकसभा के चुनाव हो, उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का ऐलान कर चुकी है। बिहार से इसकी शुरुआत हुई, कर्नाटक, हिमाचल, तमाम राज्यों की तरफ से जातीय जनगणना कराने और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगर वह दोबारा सत्ता में आती है तो इन राज्यों में भी जातीय जनगणना कराया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई बैठक में जातीय जनगणना कराने की मांग की गई और उसका समर्थन किया गया, जो बिहार सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है, चाहे राहुल गांधी हो या CWC हो, कि पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। वेलफेयर स्कीम्स के चाहे बनाने का सवाल हो या डेवलपमेंटल स्कीम्स लागू करने का सवाल हो, जातीय जनगणना के बाद ही देश की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति का सही आकलन हो सकता है और उसके बाद ही ठीक ढंग से वेलफेयर स्कीम्स बनाई जा सकती हैं, लागू की जा सकती हैं। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड एकदम साफ कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब उनको अगड़ी जात के जो वोटर्स की चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि सत्ता में वापसी के लिए अति पिछड़े दलित, आदिवासी लोगों का समर्थन जरूरी है। समाज का जो अगड़ा वर्ग है, जो अगड़ी जातियां हैं, वह उनका समर्थन शायद उतनी जरूरत नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अगड़ी जातियों की परवाह किए बगैर पिछड़ी जातियों के तरफ से जो एजेंडा बनाया गया है, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की तरफ से एजेंडा बनाया गया है, उसी का खुले तौर पर समर्थन कर दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक अपने आप में पैराडाइम शिफ्ट है। हम सब जानते हैं कि सोशलिस्ट मूवमेंट में जातीय आधार पर हिस्सेदारी और भागीदारी की वकालत तो की जाती थी। डॉक्टर लोहिया ने सबसे पहले नारा दिया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पाए 100 में 60। उसके बाद एक और उन्होंने नारा दिया था कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी देश में सर्वाधिक मजबूत पार्टी थी राजनीतिक तौर पर। केंद्र में और तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक उसके कद्दावर नेता थे और डॉक्टर लोहिया का जो ये आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन, पॉलिटिकल आंदोलन, पंडित नेहरू की उस टावरिंग पर्सनालिटी के सामने, इंदिरा गांधी की उस कुशल रणनीति के सामने टिक नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन अपनी जड़ मजबूत करता गया और डॉक्टर लोहिया के जीवन काल में भले ही उसमें कामयाबी न मिली हो, लेकिन उसके बाद जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू हुई तो देश के तमाम राज्यों में सामाजिक न्याय के आंदोलन के समर्थकों की सरकारें बनी, मंडल समर्थकों की सरकारें बनी। अब ये अलग बात है कि बीपी सिंह ने अपनी सरकार के सामने मौजूद राजनीतिक संकट को डिफ्यूज करने के लिए
ठंडे बास्ते में पड़े कई दशकों से मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन वे अपनी सरकार नहीं बचा पाए और भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह की सरकार अंततः गिर गई। लेकिन मंडल का जिन और मंडल के जिन के जरिए जो आरक्षण का मुद्दा था, वह जरूर बीपी सिंह एक बार फिर उसको धार देने में, उसको पुनर्जीवित करने में कामयाब रहे। और शायद यही कारण है कि आज देश के तमाम राज्यों में सोशल जस्टिस मंडल समर्थकों की सरकारें हैं। पॉलिटिकली मंडल समर्थकों की राजनीतिक ताकत दिनों दिन बढ़ रही है और यही कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी, जो कि कल तक खुले तौर पर जातीय राजनीति से परहेज करती थी, वह कर रही है कि जातीय जनगणना समाज के एक्सरे की तरह है। अगर समाज की सही परेशानियों को समझना है, समाज की रियल इश्यूज को समझना है, डायग्नोस करना है, तो उसके लिए जातीय जनगणना रूपी एक्सरे कराना जरूरी है। और वे भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है कांग्रेस पार्टी ने और क्षेत्रीय दलों ने। भारतीय जनता पार्टी भी परोक्ष रूप से पिछले कई वर्षों से सामाजिक समीकरण, सामाजिक संतुलन बना के सत्ता में काबिज रही है, लेकिन वे खुले तौर पर जात की बात नहीं करते। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के समय जरूर प्रधानमंत्री ने इस तरह का संकेत दिया था कि समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासी लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन कभी भी सार्वजनिक मंचों से खुले तौर पर इस तरह की बात नहीं की गई। जब जब पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग और दलित और आदिवासी समाज की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को अगड़ी जातियों की पार्टी, बनियों की पार्टी कह के संबोधित किया गया, तब तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया गया और कहा गया कि नरेंद्र मोदी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे एक अति पिछड़े समाज के नुमाइंदा हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी और सभी क्षेत्रीय पार्टियां, जो गैर बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जातीय जनगणना की खुले तौर पर वकालत कर रही हैं, खुलेआम मांग कर रही हैं, तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी डिलेमा पैदा हो गई। क्योंकि बीजेपी के भी कई नेता, उमा भारती, शरीखे या बीजेपी के कई जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से मेंबर पार्लियामेंट हैं, वे लोग भी जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। उन लोगों ने भी कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो क्या बीजेपी कांग्रेस की तरह क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक दबाव में आ गई है? क्या बीजेपी भी क्षेत्रीय दलों की तरफ से तैयार किए गए उस पॉलिटिकल नैरेटिव्स को ही फॉलो करने जा रही है? क्या बीजेपी भी कांग्रेस की तरह क्षेत्रीय दलों के पॉलिटिकल नैरेटिव्स को फॉलो करेगी और जो उसका कोर वोटर है, अगड़ी जाति और बनिया समाज, उनकी परवाह नहीं करेगी? तो क्या बीजेपी अपने कोर वोटर को छोड़ के दलित, अति पिछड़े और पिछड़े और आदिवासी समाज के सिर्फ समर्थन से सरकार तीसरी बार केंद्र में बना पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका आकलन तो अब बीजेपी को करना है। अभी बीजेपी को तय करना है कि बीजेपी भी क्षेत्रीय दलों की तरह, कांग्रेस पार्टी की तरह उसी पिछड़े वर्ग की राजनीति करेगी, अति पिछड़े की राजनीति करेगी, आदिवासी समाज की राजनीति करेगी, दलित समाज की राजनीति करेगी या अगड़ी जातियों को भी अपने साथ बनाए रखेगी। और अगर बीजेपी कांग्रेस की तरह, बाकी क्षेत्रीय दलों की तरह खुले तौर पर जात की राजनीति करने लगेगी, तो उस संघ के उस पॉलिटिकल फिलॉसफी का क्या होगा? संघ के उस 75 साल के परिश्रम का क्या होगा, जो कि संघ परिवार की तरफ से पिछले 75 साल से लगातार हिंदू समाज को एकजुट करने की मुहिम चलाई जाती रही है। और हिंदू समाज को एकजुट करके ही संघ परिवार की मदद से बीजेपी 10 साल पहले केंद्र में और उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में सत्ता में आई। तो क्या बीजेपी को लग रहा है कि संघ परिवार की जो वह मूल फिलॉसफी थी
हिंदू समागम, हिंदू एकता, बृहद हिंदू समाज की यूनिटी, वह अब उतना वोट दिलाऊ नहीं रहा। अब ये बीजेपी को तय करना है कि वह अब संघ के बीजेपी का जो मूल सिद्धांत था कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है, बहुसंख्यक समाज को एकजुट करना है, और जो राष्ट्रवाद, विकास और बहुसंख्यक की भलाई है, वह जो उसका पॉलिटिकल नैरेटिव्स था, उसको लेके 2024 के चुनाव में जाना है। या क्षेत्रीय दलों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पॉलिटिकल एजेंडा उछाला गया है, उसको लेके आगे जाना है। और कांग्रेस पार्टी को भी ये आकलन करना होगा कि क्या अब उसको अगड़ी जातियों के वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा पंडित नेहरू के समय से ही कांग्रेस पार्टी से अलग हो गया था। और कांग्रेस से अलग करने में डॉक्टर लोहिया का जो वह राजनीतिक आंदोलन था, जो समाजवादी आंदोलन था, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तब से लगातार पिछड़ा और अति पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा तादाद कांग्रेस पार्टी का मुखर विरोधी रहा है। तो क्या राहुल गांधी ने जिस तरह का जातीय जनगणना का समर्थन किया है, उन्होंने फिर एक बार कोई पॉलिटिकल ब्लंडर किया है, या आपने उस अगड़ी जात के वोट बैंक को नजरअंदाज किया है? और अब उनको ये पूरा भरोसा है कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी सब कांग्रेस पार्टी के इस पॉलिटिकल एजेंडा का समर्थन करेंगे? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज की तारीख में देश की राजनीति एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर डिलेमा है, चुनौती है, तो देश की इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के सामने है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अगर ये अपने मूल जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा रहा है, जिसको लेके अब तक देश में ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां राजनीति करती रही हैं, अगर वे उसी मूल एजेंडा पर चलेंगे तो जातीय जनगणना का जो राजनीतिक हथियार है, उसके जरिए क्षेत्रीय पार्टियां उनको धूल धूसरित कर सकती हैं। और अगर जातीय जनगणना के उस राजनीतिक हथियार को अपना के आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, तो उनका जो कोर वोटर रहा है अगड़ी जाति, वह शायद उनसे अलग हो जाए। तो अब ये तय इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को करना है। लेकिन अभी तक जो वातावरण देखने को मिल रहा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी डिफेंसिव दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि वे जाति की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं। उनकी नजर में तो गरीबी सबसे बड़ी जाति है, और गरीबी को दूर करना ही सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसके लिए उनकी सरकार, वे खुद एक लंबे समय से कार्यरत है। तो क्या सचमुच प्रधानमंत्री ने वही नारा दोहराया है जो नारा एक दौर में इंदिरा गांधी दोहराया करती थी? जब इंदिरा जी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा देता था, तब इंदिरा जी का अपने पॉलिटिकल रैलीज में जाके कहती थी, तब आप लोग तय करिए कि वे लोग कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं कि गरीबी हटाओ, तो आपकी नजर में गरीबी हटाना जरूरी है कि इंदिरा गांधी को हटाना जरूरी है? और देश की जनता ने इंदिरा जी पर भरोसा करके, इंदिरा जी के उस पॉलिटिकल स्लोगन पर, उस नैरेटिव पर भरोसा करके विपक्ष को एक बार नहीं कई बार पराजित किया और इंदिरा जी को सत्ता में वापसी दिलाई। तो क्या नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार वही पुराना पॉलिटिकल एजेंडा अपनाया है, गरीबी का? और गरीबी का एजेंडा, गरीब को नैरेटिव बना के इस जातिवादी जो राजनीति शुरू हुई है, जो जातीय समीकरण या जातीय जनगणना के आधार पर जो एजेंडा बनाने की कोशिश हो रही है, इसको वे चुनौती देने में कामयाब रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू।